उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे, विभिन्न क्षेत्रों को पर सुधार प्रक्रिया के प्रभाव को जानेंगे। आज के विश्व में आप आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। के.आर. नारायण, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। परिचय। पिछले अध्याय में आप पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचों को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ थीं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समुचित प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामलों में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि न और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीति को संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे। पृष्ठभूमि। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपनी घाटे का वित्तीय प्रबंधन कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलर में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपनी राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था, वह यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा उसका व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि
कि 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एक समीक्षा समीक्षा उस स्थिति में भारत के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इस संस्थानों ने भारत सरकार के कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाएगी। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यवसायी वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करना और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती हुई कीमत पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कराने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से निवेश ध्यान दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फार्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रण का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेजस, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु
ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित क्षेत्र श्रेणी में आ गई हैं। अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र सुधार वित्त के क्षेत्रों में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्रों का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारत रिजर्व बैंक के विभिन्न नियमों और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितना मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरें को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्राकृतिक इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इसी क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% तक कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संस्थान जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देशों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं FII तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरें में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का वितरण दे सकते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 GST 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियमन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशीय क्षेत्रों में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजारों में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपया का अवमूल्यन किया गया। इससे देशों में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पाद और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा
की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों का इन्हें कीजिए। राष्ट्रीय बैंक, निजी विदेशी बैंक, विदेशी निवेश संस्थान और म्यूचुअल फंड का एक उदाहरण दें। अपने अभिभावकों के साथ पास के किसी बैंक में जाएं, देखें और पता करें कि वे किन कार्यों को करते हैं। अपने सहपाठी से इस विषय पर चर्चा करें और इनकी एक चार्ट तैयार करें। अपने अभिभावकों से ज्ञात करें कि क्या वे कर्ज चुकाते हैं, यदि हाँ तो वे ऐसे क्यों और कैसे करते हैं। क्या आप जानते हैं कि काफी समय तक दुनिया के सभी देश विदेशी भुगतान के लिए सोने और चांदी के भंडार जमा रखते थे। ज्ञात करें कि आज हम अपने विदेशी विनिमय रिजर्व को किस रूप में रखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास करें कि भारत के पास पिछले साल विदेशी विनिमय रिजर्व कितने थे। निम्न देशों की मुद्राओं के नाम तथा नवीनतम रुपये में उनकी विनियमन दर की जानकारी भी प्राप्त करें। देश मुद्रा, भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन, कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशल और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे क आयात और निर्यात पर परिणाम प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रशुल्क दरों में कटौती और गौ आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। बाक्स 3.1 नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां। अपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विद्वता के क्षेत्र में गणमान्य विशिष्ट जन थे। उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यावसायिकीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई थी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधनीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में भिन्न पद प्रदान किए गए। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार हैं: महारत्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा नवरत्न और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तीसरा लघु रत्न भारत संचार निगम लिमिटेड व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साउथ इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशक में उस समय की गई, जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था, ताकि जन सामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाम मात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पणधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने की स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी
कुछ पहले समय सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और इन्हें वित्तीय बाजार में स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया है। इन्हें कीजिए। कुछ विद्वान विनिवेश को सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता बढ़ाने के लिए निजीकरण की विश्वव्यापी लहर का नाम दे रहे हैं, जो कुछ का विचार यह है कि ये तो सार्वजनिक संपत्ति का निहित स्वार्थों की बिक्री मात्र है। आपका क्या विचार है? समाचार पत्रों में नवरत्न से संबंधित ऐसी 10 से 15 कथनों एकत्र करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं तथा एक पोस्टर बनाएं। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन और शब्द चिन्ह लोगोज एकत्र करें, उन्हें अपनी कक्षा के सूचना पट पर लगाकर उनके विषय में चर्चा करें। क्या आपके विचार से केवल घाटे में चल रही सरकारी उपक्रम का निजीकरण होना चाहिए? क्यों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के घाटे की भरपाई सरकारी बजट से होनी चाहिए? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा कीजिए। निजीकरण, इसका तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्रों की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं: क सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा ख सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधनीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विदेशी दर्जा दिया गया है। बॉक्स 3.1 देखें। चित्र में प्रदर्शित कंप्यूटर पर बैठी बाह्य पण बड़े शहरों में रोजगार का एक नया अवसर 3.1 में दिखाई गई हैं। ये बाह्यपण मतलब आईटी सेक्टर क्षेत्र विश्व स्तरीय पद छाप। बॉक्स 3.1 वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय भी विदेशों में अपने पैर फैलाने कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए ओएनजीसी विदेशी यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैसों की खोज में लगी हुई है। 16 देशों में इसकी उत्पादक परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपनी उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। HCL टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शुरू से बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी। आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र हैं। स्रोत रेड्डीज.com दिनांक 14/10/2014 को। वैश्वीकरण, यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्कों का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। बाह्य पण
वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसके इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। अधिकांश अन्य देशों से जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। संचार के माध्यम में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयास ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि ही का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों में इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत और रिकॉर्ड्स, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी संरचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत में ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इन्हें कीजिए। अनेक विद्वानों का तर्क है कि वैश्वीकरण एक चेतावनी है। इससे अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सरकार का महत्व ही समाप्त हो जाता है। दूसरे इसके विरोध में यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण एक सुअवसर है, क्योंकि यह बाजारों को आपस में प्रतिस्पर्धा का और किसी एक देश को अपने आश्चर्य बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस विषय में अपनी कक्षा में वाद विवाद करें। भारत में व्यापारिक सेवाएं प्रदान करने वाली 5 कंपनियों की सूची और उनके मुनाफे का चार्ट तैयार करें। एक दैनिक समाचार पत्र में छपे इस समाचार को पढ़ें, जो अब एक सामान्य बात हो गई है। एक दिन सुबह 7 बजे से कुछ मिनट पहले ग्रीष्मा अपना हैंडसेट पहने अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसने अंग्रेजी में विशिष्ट शैली में कहा, हेलो डेनियला। कुछ ही क्षण में उसे उत्तर मिला, हेलो ग्रीष्मा। कुछ देर दोनों में बड़ी गर्मजोशी से बातें होती रही और फिर ग्रीष्मा ने कहा, आज हम सर्वनाम के विषय में बातचीत करेंगे। इसमें कोई विचित्र बात नहीं लगती, पर है अवश्य। 22 वर्षीय ग्रीष्मा कोची में अपने घर पर बैठी थी, जबकि उसका 13 वर्षीय छात्रा डेनियला कैलिफोर्निया के मेलुवी में अपने अपने कंप्यूटर पर एकत्रित श्वेत पट्टा का प्रयोग कर वे कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हैं तथा डेनियला की पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखा। ग्रीष्मा उस किशोरी को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विश्लेषण आदि की जटिलताएं समझा रही थी। मलयालम भाषा को ही पढ़ाते और बोलते हुए युवी ग्रीष्मा डेनियल को अंग्रेजी व्याकरण और पठन तथा लेखन का प्रशिक्षण दे रही थी। यह सब कैसे संभव हो पाया? डेनियला को यह शिक्षा देने वाले उसके अपने देश में क्यों नहीं मिल पाते? उसे अंग्रेजी भी उन भारतवासियों से क्यों सीखनी पड़ रही है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है? भारतीय उदारीकरण और विश्व बाजार के एकीकरण होने से लाभान्वित हो रहा है। क्या आप सहमत हैं? क्या कॉल सेंटर में रोजगार अस्थायी रूप धारण कर सकता है? नियमित आय कमाने के लिए इन कॉल सेंटरों में काम करने वाले को किस प्रकार के कौशल सीखने होंगे? यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत जैसे देशों में इस प्रकार सेवा प्राप्त करती है, तो उन देशों के वासियों का क्या होगा जहां ये कंपनियां स्थित हैं? चर्चा कीजिए। इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति के उपलब्ध ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य
प्रपण का एक गंतव्य बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि GATT के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय चित सारणी 3.1 सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्रकों की समृद्धि दरें प्रतिशत में क्षेत्रक 1980 से 91 तक, 1992 से 2001 तक, 2002 से 7 तक, 2007 से 12 तक, 2012 से 13 तक, 12 से 2013 से 14 तक, 2014 से 15 तक। कृषि 3.6, 3.3, 2.3, 3.2, 1.5, 4.2, -0.2, उद्योग 7.1, 6.5, 9.4, 7.4, 3.6, 5.0, 7.0, सेवाएं 6.7, 8.2, 7.8, 10.0, 8.1, 7.8, 9.8, कुल योग 5.6, 6.4, 7.8, 8.2, 5.6, 6.6, 7.4। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। नोट सकल वर्धित मूल्य का आकलन सकल घरेलू उत्पाद पर सहायकीय को जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर किया जा सकता है। सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजार को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। कुछ विद्वान का आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायकीय दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को। चित्र 3.2 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत के निर्यातक में प्रमुख योगदान। ये दृश्य दिखाया गया सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तक सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। सारणी 3.1 को देखें। 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल
घरेलू उत्पाद 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर 2007 से 12 में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधार की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुई, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। इससे इन्हें कीजिए। पिछले अध्याय में आपने कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दिए जाने के विषय में पढ़ा होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाशील बनाने के लिए इस क्षेत्र को मिल रही सहायता को बंद किया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ, तो यह कार्य कैसे किया जाना चाहिए, कक्षा में चर्चा कीजिए। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और कक्षा में इस पर चर्चा करें। मूंगफली आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख तेलहन फसल है। आंध्रा के अनंतपुर जिले का एक किसान महादेव अपनी आधा एकड़ भूमि पर मूंगफली की खेती पर 10,000 रुपये खर्च किया करता था। इस लागत में बीज, उर्वरक, श्रम और बैल शक्ति और सामान्य हल पर हुए सभी खर्च सम्मिलित होते थे। औसतन महादेव को 2 क्विंटल उत्पाद प्राप्त हो जाता था, जिसे बेचकर वह 7,000 रुपये प्राप्त कर लेता था। अंततः वह 10,000 का खर्च कर 14,000 की कमाई कर लेता था। अनंतपुर जिले में अक्सर अकाल पड़ते रहते थे। आर्थिक सुधारों के बाद तो सरकार ने वहां किसी बड़ी सिंचाई योजना पर काम करने का विचार भी नहीं किया। अभी कुछ समय पहले अनंतपुर में मूंगफली की फसल किसी बीमारी की चपेट में आ गई। सरकारी व्यय में कमी के कारण अब उस दिशा में शोध और प्रसार कार्य भी शिथिल हो चुके हैं। महादेव और उसके मित्रों ने कई बार सरकारी अधिकारियों को इस जवाबदेही की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बीज, उर्वरक आदि पर सहायता भी घटा दी गई। महादेव की उत्पादन लागत में इस कारण भी वृद्धि हुई। यही नहीं, स्थानीय बाजार में आयात किए गए सस्ते खाद्य तेलों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। यहाँ आयात प्रतिबंध हटाने का परिणाम है महादेव अब अपना उत्पाद बाजार में नहीं बेच पाता। बाजारों की कीमतें उसकी उत्पाद की लागत को पूरी नहीं कर पाती। महादेव जैसे किसान को घाटे को कम करने के लिए क्या करनी चाहिए, कक्षा में चर्चा करें। यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रों में वृद्धि के कारण हुई है। 2012 से 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से होने वाले वृद्धि दरों में रुकावट आई। जहां 2013 से 14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, जो 2014 से 15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक थी। इसी क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 2012 से 13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं, 1990 से 91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017 से 18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990 से 91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018 से 19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। अब भारत वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रीद के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी है। समृद्धि और रोजगार, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी
अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएंगे। कृषि में सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारकीय संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकीय और आंशिक समाप्ति ने भी उत्पाद लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर प्रमाणकता प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्रों की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी समान सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार, औद्योगिकी वृद्धि की दर भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देशों अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयाती वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण प्रायः यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों की और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। विनिवेश प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती हैं। वर्ष 1991 से 92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य को 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 2017 से 18 में लक्ष्य तो लगभग 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्धि लगभग 1,57 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया के 3.3 सिरिसिला त्रिसादी विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुए हैं। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण है आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग। इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़ों की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती का अर्थ ऊंची दरों की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी भी कटौती है। इससे तो बुनकरों की आजीविका ही संकट में पड़ गई है। कुछ वर्ष पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरिसिला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने का
करने को बाध्य होना पड़ा। क्या बिजली की दर नहीं बढ़ानी चाहिए? सुधारों से प्रभावित लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों का परिसंपत्ति को आने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, न ही इसे सामाजिक आधारिक संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया है। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई है। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्से को बेचना है? सुधार और राजकोषीय नीतियां। आर्थिक सुधार ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर बचना, नियंत्रित कर, राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरें में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार से करों प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। इन सबका विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं, वरना उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। इन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी समृद्धि कुछ इन गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र हैं दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय, मनोरंजन, पर्यटक और परिचर्चा सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार आदि, कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। पुनरावर्तन। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आय में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने पर उनके दबाव के कारण भारत सरकार ने 1991 में अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। आंतरिक दृष्टि से उद्योगों और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे। सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गई। वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है। बाह्य प्रापण
बाहरी देशों से व्यावसायिक सेवाओं की प्राप्ति एक उदीयमान व्यापारिक गतिविधि है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके। सुधार काल में कृषि और उद्योग की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है। सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुंचा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सतत आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है।